जब नईम रोशन महल में दाखिल हुआ तो पार्टी शुरू हो चुकी थी। फाटक पर एक ऊंची सी स्याह मोटर गाड़ी खड़ी थी। करीब ही परवेज खड़ा उसके मालिक से बातें कर रहा था। नईम से उसका तारुफ कराया गया। साहबजादा वहीदुद्दीन कॉलेज में परवेज से 2 साल सीनियर रहा था। महकमा तालीम में अफसर आला मुंतखब हुआ था। ये सब बातें उसे उसी तारुफ के दौरान मालूम हुई। फिर मसरूफियत से एप्रन के साथ हाथ पूंछती हुई एक अंग्रेज लड़की को ठहरा कर नईम से तारुफ कराया गया। माफ़ कीजिएगा, मेरे हाथ काले हैं। हमने खुद ही चाय बनाने का फैसला किया है, उसने बेहद इखलाक से कहा और बिजली की सड़क को पार करके लॉन पर उतर गई। वहां बरगद के पुराने दरख्त के नीचे हंगामा बपा था। आज वहां कोई कुर्सी न थी और न मेज। 2-3 स्टूल पड़े थे जिन पर 2 लड़कियां और एक लड़का उकड़ू बैठे बातें कर रहे थे। पास ही 2 बच्चे सब्जे पर लेटे एक तस्वीर दार रिसाले की वर्क गर्दानी कर रहे थे। उनसे परे अजरा एक बड़े स्टोव को जलाने में जुटी हुई थी और 8-10 लड़के लड़कियां उसे घेरे हिदायत दे रहे थे। सामने से 2 लड़कियां चली आ रही थी। एक के हाथ में चाय की बर्तनों से भरी हुई बैद की टोकरी थी, दूसरी पानी की केतली उठाए हुए थी। अंग्रेज लड़की स्टोव के करीब पहुंचकर घुटनों के बल सब्जे पर झुकी और हौले से बोली, वो तुम्हारा खूबसूरत दोस्त आ रहा है। अजरा ने सर उठाकर देखा और देखती रही, लेकिन आज शरीफ आदमी लग रहा है। हिश्त, अजरा ने कहा और उठ खड़ी हुई। एक लहजे की सरासेमगी जो उस पर तारी हो गई थी बेसाख्ता मुसर्रत में तब्दील हो गई। अस्सलाम अलैकुम, उसने कहा और अपने तेल और कालक लगे हाथों में नईम का हाथ पकड़कर काला कर दिया। तहखाओं के दरमियान वो सुर्ख हो गया। लिडिया ने आज मशवरा दिया कि चाय खुद ही बनाई जाए। अब मजा आ रहा है, सबको देखिए। उसने स्टोव की तरफ इशारा किया जिसके साथ अब आधे दर्जन लड़के लड़कियां कुश्ती लड़ रहे थे। उन सबके चेहरे पसीने से तर थे और बेहद इन्हमाक से वो उसे जलाने की कोशिश कर रहे थे। अजरा आज बेहद सेहतमंद और चाकू चौबंद नजर आ रही थी। उसका चेहरा सुर्ख और आंखें चमकदार थी। गो हंसते हुए उसका दहाना बहुत फैल जाता था, लेकिन भरे हुए होठों में अजीब कशिश थी और उसका वजूद उड़ता हुआ मालूम होता था। नईम के सारे बदन में मुसर्रत की सनसनी दौड़ गई। केतली स्टोव पर रखकर वो बातें करने लगे। वहीद, अपनी नौकरी लगने की ना तुमने हमें कोई पार्टी दी है ना कुछ। खड़े पाजामे और कमीज दुपट्टे वाली एक लड़की ने कहा। हाँ, अंग्रेज लड़की बात काट कर चिल्लाई, अब तुम बरसरे रोजगार हो, चलो पार्टी दो हमें फौरन। कंजूस टॉम, इतनी पार्टियां तो खा चुकी हो और अभी कंजूस टॉम हूं, पर रोजगार मिलने की खुशी में कोई नहीं हुई। बात को बीच में छोड़कर वो कहकहे लगाने लगे। वहीद, ये बताओ, अजरा बोली, स्कूल में लड़कों को कैसे पढ़ाओगे? फिर कहकहा बुलंद हुआ। अच्छा भाई, ठहरो सब लोग, परवेज बोला। वो मिसेज मिलन की क्या बात है वहीद? तुम तो सिविल क्लब जाते हो क्या? वो सुना है कि मिलन साहब को इसने मजबूर किया वापस जाने पर, इसलिए वो इस्तीफा देकर चले गए। अरे हाँ, वो पता नहीं क्या हुआ कि और लेकिन ये दुरुस्त है कि इसी ने मिलन साहब से इस्तीफा दिलवाया। इस गुफ्तगू से उकताकर लड़कियां वापस स्टोव की तरफ चली गई। चंद लड़के बरगद पर चढ़ने की मशक करने लगे। जब वहां पर वहीद के साथ बस परवेज और नईम रह गए तो वो आवाज नीची करके बोला, यार किस्सा ये था असल में कि वो जने क्या समझने लगी थी खुद को। डिप्टी कमिश्नर की बीवी तो थी ही और काफी खूबसूरत भी, और ऊपर से उस पटेल पार्टी ने ये सर पे चढ़ा रखा था उसे कि घर पे सलाम करने को हाजिर हो रहे हैं बारी बारी, और ब्रिज खेल रही है तो जनाब पार्टी की पार्टी इर्द गिर्द घुटने टेके मदद को हाजिर है। तो बस क्या होना क्या था? अब हर कोई चुगद राम थोड़ा ही होता है। वो मुझे हासिल ना कर सकी, नवाब ज़ादा आफ्ताब को हासिल ना कर सकी, एएसपी को हासिल ना कर सकी, तो दिल बर्दाश्ता होकर खाविन से इस्तीफा दिलवा दिया।
साहबजादा वहीदुद्दीन ने फातिहाना नजरों से चारों तरफ देखा। परवेज ने मरूब होकर संजीदगी से सर हिलाया। अजरा बार बार केतली का ढकना उठाकर देख रही थी। 3-4 लड़कियां मुख्तलिफ किस्म के केक और मिठाइयों को डब्बों में से निकाल निकाल कर प्लेटों में लगा रही थी। वो लड़का जो स्टूल पर बैठा 2 लड़कियों के हाथ देख रहा था, उठकर दरख्त पर चढ़ने वाली पार्टी में शामिल हो गया। वहां पहले से ही 5-6 लड़के ऊपर शाखों में बैठे आराम कर रहे थे और बाद में आने वालों को टहनियां तोड़ तोड़ कर मार रहे थे। कयामत का शोर था। उस वक्त केतली के पास से अजरा की आवाज आई, आओ बच्चों, चाय तैयार हो गई। परवेज का गिरोह फर्माबरदारी से केतली के पास जाकर खड़ा हुआ। हमें यहां पर चाय भेज दो। दरख्त पर से एक लड़के ने चिल्ला कर कहा, हमारे पास कोई हवाई जहाज नहीं जो आपको रसद पहुंचाए। जो नीचे आएगा उसे चाय मिलेगी। हम नीचे नहीं आएंगे, यहाँ पर आबो हवा अच्छी है। 2-3 आवाजें आई, तुम अपना प्रोग्राम शुरू करो। मिठाइयों के पास खड़े पाजामे वाली लड़की ने तेजी से कहा। अजरा ने जल्दी से बालों के पिने ठीक करते हुए शराफत से दुपट्टा ओढ़ा और कमीज का दामन खींचकर ठीक करती हुई उठ खड़ी हुई। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, उस शोर में उसकी आवाज गुम होकर रह गई। वहीद, लोगों को चुप कराओ। वहीद हड़बड़ाकर चिल्लाया, प्यारी ख़वातीनों और मुअज़्ज़िज़ बच्चों, अरे ला हौल वला कुव्वता। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और प्यारे बच्चों। अब सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। अजरा बेगम कुछ फरमाती हैं। उसने संजीदगी से मुत्तला किया। नईम को हंसी आ गई। ताज़ा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीनरा, गाहे गाहे बाज था। अजरा ने इफ्तिताही शेर पढ़ा। तकरीर फारसी में नहीं होगी, उर्दू में होगी। दरख्त पर से आवाज आई, नहीं, अंग्रेजी में होगी। अंग्रेजी लड़की ने फैसला कुन लहजे में कहा। अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में होगी, धांधली मत करो। परवेज ने चुप कराते हुए कहा, आज इतवार है। एक लड़की ने चुपके से कहा। हेयर हेयर हेयर। वहीद ने ताली बजाई। तालियों और कहकहों का एक शोर उठा। परवेज और नईम भी दिल खोल कर हंसे। दरख्त पर कोई गाने लगा। खामोश रहो। अजरा की आंखों में आंसू आ गए। खामोश खामोश। आज बतारीख 16 मई 1913 को नवाबजादा परवेज मोहिउद्दीन के बीए पास करने की खुशी में चाय का इफ्तिताह किया जाता है। तालियां बजाओ। वहीद ने कहा। तालियां बजाई गईं। फिर अजरा ने एक प्याली उसके सामने रखी और चायदानी उठाकर पकड़ाई। परवेज ने चाय उंडेली। वहीद ने दूध दान पकड़ाया। उसने दूध डाला, फिर 1 चमचा चीनी डाली। उसकी तकलीद में अजरा ने और वहीद ने 1-1 चमचा चीनी का डाला। फिर नईम ने 1 चमचा और अंग्रेज लड़की ने और कमीज दुपट्टे वाली लड़की ने 1-1 चमचा चीनी का भर कर डाला। फिर दरख्त से लड़के उतर आए और अपने अपने हिस्से की चीनी डाली, हत्ता कि चाय बाहर गिर गई और प्याली चीनी से भर गई। 1-1 प्याली चाय उन्होंने सब्जे पर बैठकर कहकहे लगाते हुए खत्म की। फिर साहबजादा वहीदुद्दीन ने, जिसे एक से एक अनोखे खेल सूझते थे, ऐलान किया, जो शख्स बगैर चाय गिराए प्याली लेकर पेड़ पर चढ़ेगा उसे मोटर की सैर कराई जाएगी। उसकी नई नई मोटर में बैठकर पूरी रफ्तार से दौड़ाने और नारे लगाने में भी बेपनाह कशिश थी। चुनाचा मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले एक लड़की गजाला नाम की आगे बढ़ी। वो स्कूल में जिम्नास्टिक करती थी और बास्केटबॉल टीम की कप्तान थी। लबालब भरी हुई प्याली पर नजरें गाड़े हुए एहतियात से जमा जमा कर पैर रखते हुए उसने चढ़ना शुरू किया। चंद फीट तक वो कामयाबी से चढ़ती गई। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए नीचे से अजीब गरीब नारे लगाए जा रहे थे। नारों के उस शोर में दफतन उसकी चाय छलकी, फिर पांव फिसला और वो गिरते गिरते बची। प्याली बहरहाल नीचे आ रही। वो वहीं पर पांव लटकाकर बैठ गई। नीचे मसनूई यास हसरत की आ और उफ बुलंद हुई। अब दूसरा उम्मीदवार बढ़ा। जल्द ही उसका भी यही हश्र हुआ।
फिर प्यालियां एक एक करके टूटने लगी। परवेज उकता कर पनीरी के गमलों के साथ टहलता हुआ दूसरी जानिब चला गया, जिधर खाला खड़ी बागबान से बातें कर रही थी। नईम और अजरा करीब करीब बैठे अपनी अपनी प्यालियों में चाय बनाने लगे। अंग्रेज लड़की कमीज दुपट्टे वाली लड़की से कह रही थी, ये हिंदुस्तान के नवाब, अगर इनको कुछ अरसे के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया जाए तो क्या अच्छा हो। जमीला, तुम नहीं समझती, मेरे वालिदैन की भी स्कॉटलैंड में जागीर है और चाय का एक सेट टूटने से हमारा भी उतना कुछ ही नुकसान होता है जितना अजरा का, लेकिन हमें इसकी सजा में सारा दिन चाय नहीं मिलती। मुझे याद है एक मर्तबा जब हमारे गांव की झील पर बर्फ जमी हुई थी और मैं छोटी सी थी तो ओह, तुम नहीं समझते। मगरिब की तरफ से बादल उठ रहे थे और फिजा गहरी होती जा रही थी। नईम प्याली हाथ में पकड़े दूर उस अजीब और गरीब दरख्त की तरफ देख रहा था जिससे चंद रोज पेशतर उसकी दोस्ती हुई थी। तुमने कहा था वो तुम्हारी महबूब जगह है। हाँ, अजरा ने जवाब दिया। फिर वो दोनों उठकर उस तरफ चल दिए। अजरा ने प्याली मखसूस जगह पर टिकाई और हाथ शाख पर बांधकर झूल गई। आज की तकरीब का मतलब आप समझ गए? इसका कोई मतलब ही नहीं, वो हंसा। अजरा कूद कर शाख पर बैठ गई। आज प्याले फिर एक जैसे हैं, नईम ने कहा। हाँ, अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है। फिर पहले मुझे दूसरा प्याला मिला था, तो फिर मैंने जमीला से ये प्याला लिया। क्यों? शायद आज फिर तब्दील हो जाएं। अजरा सर पीछे फेंक कर हंसी। अजीब मंतक है, मगर नहीं हुए। हाँ, जमीला ने पूछा था इसमें कोई खास बात है? आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं। आपने झूठ बोला। हाँ, वो खामोश हो गया। जमीला बड़ी प्यारी दोस्त है, वो हमारे सगे रिश्तेदारों में से है। ये अच्छा लगता है। अचानक नईम ने पूछा, क्या? तुमने कहा था अंग्रेजी लिबास पहनकर आना। ओह, वो एकदम झेप गई। भूरे रंग के बादल अब सारे आसमान पर गरज रहे थे और हवा तेज हो गई थी। महीन फुहार उनके चेहरों पर पड़ने लगी। बारिश शुरू हो गई, अजरा ने कहा। फिर उसने जूता उतार कर फेंका और चढ़ने लगी। नईम भी उसके पीछे पीछे चढ़ा। वो चारों हाथ पांव पर आहिस्ता आहिस्ता शाख पर चल रही थी। गोल सुर्ख एड़ियां नईम की तरफ उठी हुई थी। एक मुख्तसर से लम्हे के लिए उसकी एड़ी नईम के मुंह से टकराई। वो रुक गया और सर उठाकर देखने लगा। उसके टखने भरे हुए, गोल और गुलाबी थे। हवा उसके जिस्म से रगड़ खाकर दरख्त में गुम हो रही थी और ऊदे रेशम का लिबास जिस्म के साथ चिपका हुआ फड़फड़ा रहा था, जिससे उसकी फरबा, सेहतमंद टांगें, कूले और कमर वाज़े हो गए थे। 8-10 गज ऊपर जाकर वो बैठ गई और तेज तेज सांस लेने और हंसने लगी। तारीकी चारों तरफ बढ़ती जा रही थी। अगर बारिश तेज हो गई, नईम ने पूछा, तो भाग जाएंगे। मैंने अभी कुछ पूछा था। क्या? ये लिबास? अजरा ने एक लहजे को अंधेरे में गौर से उसे देखा, फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम जब रोशन आगा की पार्टी पर आए थे तो बड़े अजीब लग रहे थे। कैसे? तुम्हारी टोपी का फुन्ना। चुप रहो। नईम ने अंधेरे में खुद को सुर्ख होते हुए महसूस किया। वो हंसी। ये वही बेसाख्ता नौजवान भारी हंसी थी जो इतनी मानूस, इतनी पागल कर देने वाली थी। बिजली चमकी और उन्होंने पत्तों में से एक दूसरे को देखा और नईम जो बात इतने दिनों से सोच रहा था दफतन जान गया। रोशन आगा के चेहरे पे जो मानूसियत थी अजरा की वजह से थी। दोनों के चेहरों पर एक सा वहशियानापन था जिसने उनके होंठों और आंखों को खफीफ सी दरंदगी अता की थी और जिससे नईम रोशन आगा की तरफ भी उसी तरह खिंच गया था जैसे अजरा की तरफ।
उसने एक पतली सी टहनी तोड़ी और हवा में हिलाने लगा। शाम की गहरी नील गुबारिश सारे में भरी हुई थी और पत्तों पर से कतरे उनके सरों पर टपक रहे थे। वो एक साथ उठे और उसी तरह चलते शाख के आखिर तक चले गए। यहाँ पत्ते घने थे। क्यों हंसते हो? अजरा ने पूछा। हम बंदरों की तरह चल रहे हैं, नईम ने कहा। वो पांव लटकाकर साथ साथ बैठ गए। बरगद के दरख्त तले से गौल का गौल बारिश बारिश का शोर मचाता हुआ बरामदे की तरफ भागा जा रहा था। वहां रोशनी थी और परवेज के कमरे में लिडिया पियानो के स्टूल पर बैठी दिखाई दे रही थी। बारिश का और पियानो के इक्का दुक्का सुर का और बातों का शोर दूर तक आ रहा था। तुम सर पीछे फेंक कर क्यों हंसती हो? क्यों? यूं ही। वो रुका। अच्छा लगता है। दोनों खामोश बैठे रहे। फिर नईम बोला, तुम्हारे होंठ रबड़ की तरह फैल जाते हैं। मेरा जी करता है हाथ लगाऊं। वो दम साधे बैठा इंतजार करता रहा, फिर मसनूई हंसी हंसा। तुम भी रोशनपुर में रहते हो? तुम्हें कैसे पता? खाला ने बताया था। खाला ने और क्या बताया? कुछ नहीं, रोशनपुर जाओगे? शायद। कब? पता नहीं। नईम ने हाथ बढ़ाकर अंधेरे में उसके होठों को छुआ और उन पर उंगली फेरता रहा। फिर उसकी नाक और आंखों को छुआ, फिर गालों को दबाकर महसूस किया, फिर जबड़े और ठोड़ी पर से फिसलता हुआ उसका हाथ अजरा के गोल मजबूत कंधे पर आ गिरा और वहीं पड़ा रहा। गीले जिस्मों और हरे पत्तों की बू उनकी नाक में दाखिल हो रही थी। बरामदे में से खाला की तेज आवाज गूंजी जो अजरा को बुला रही थी। वो खामोश बैठी रही। बारिश दफतन तेज हो गई। फिर वो चौंक कर उठी और नईम के कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से नीचे की तरफ धकेलने लगी। यहीं बैठते हैं, नईम ने भारी आवाज से कहा। चलो। वो खिफ्फत और बरहमी से दांत पीसकर चीखी। वो दोनों बड़े बड़े स्याह चौपायों की तरह चलते हुए नीचे उतर आए। नईम को देखकर खाला के माथे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन उसने नरमी से कहा, पानी पड़ रहा है बीबी, आप क्यों भीगती रहीं? परवेज के कमरे में हड़बोंग मची थी। सब वहां जमा थे और अपने अपने खेलों और बातों में लगे थे। सिर्फ साहबजादा वहीदुद्दीन बरामदे में खड़े अपने दिलकश फातिहाना अंदाज में अंग्रेज लड़की से बातें कर रहे थे। बरामदे पर झुकी हुई बेल पर से पानी टपक रहा था। सवेरा होने वाला था और सितारे तेजी से झिलमिला रहे थे। नईम ने मसहरी का पर्दा उठाया और बाहर निकल आया। मुंडेर पर झुककर नीचे थूका और उकताहट से अंधेरे में देखने लगा। उसके मुंह में सुबह की मखसूस बू और फीकापन था। रात वो बड़ी देर में रोशन महल से लौटा था। उसने हथेलियों से आंखें मली और साथ वाली मसहरी में अपने चचा को हिलते हुए देखा। रात किस कदर गर्म थी, उसने सोचा, लेकिन अब उसका जहन साफ और तरोताजा था और वो बड़ी वजाहत और काहिली के साथ सोच सकता था। कलकत्ता, सेंट जेवियर्स, दिल्ली, रोशन महल, अजरा, रोशन आगा, एनी बेसेंट, गोखले, अजरा, परवेज, अजरा, जमीला, अजरा, 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 होंठ, गर्मी, मच्छर, होंठ, बारिश, होंठ। वो मुंडेर पर हाथ रखे खड़ा रहा, हत्ता के दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया। फिर अयाज बेग ने आहिस्ता से उसे कंधे पर छुआ और पीछे आने का इशारा करके सीढ़ियां उतर गए। नाश्ता खत्म करके उन्होंने सिगार सुलगाया। नईम चाय की दूसरी प्याली बना रहा था। तुम एक हफ्ते से रोशन महल जा रहे हो? नईम ने उनके चौड़े सपाट चेहरे को देखा जहां कोई तासुर न था। हाँ, उसने कहा। मैं नहीं गया। अच्छा, क्यों? नईम खामोश रहा। क्योंकि रोशनपुर में हमारा खानदान जलील हो चुका है। काफी देर के बाद नईम ने कहा, मैं रोशन आगा से तो नहीं मिला। मुझे इल्म है, अजरा है।
जानते हो उसकी माँ बुरी औरत है। ये कहते हुए वो जर्द पड़ गए।